चलिए आज की क्लास में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और याद रखिएगा ये इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 1 है, इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 1 है। और हमेशा याद रखिएगा इंडियन पॉलिटी की लगभग 10 क्लास चलेगा। लगभग कितना क्लास चलेगा? 10 क्लास चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा ये जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है जो बेसिक रूप से शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं इंडियन पॉलिटी तो एकदम बेसिक रूप से पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, इस क्लास के माध्यम से। और याद रखिएगा हमेशा जो इंडियन पॉलिटी है, ये जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ये किस किस एग्जामों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो याद रखिएगा हमेशा ये एसएससी के लिए भी फायदेमंद होगा, रेलवे के लिए भी फायदेमंद होगा। याद रखिएगा रेलवे के लिए भी फायदेमंद होगा, ऑल स्टेट एग्जाम, याद रखिएगा ऑल स्टेट एग्जाम के लिए भी फायदेमंद होगा, और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। और एक ये जो क्लास है याद रखिएगा एनसीईआरटी पर आधारित क्लास है, एनसीईआरटी पर आधारित एक क्लास है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। इससे पहले की क्लास पर नए तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास पहला चैप्टर का नाम है। और याद रखिएगा इसका इंग्लिश क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग के सामने आ गया है, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमेशा याद रखिएगा कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? याद रखिएगा कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1774 ईस्वी में की गई थी। आगे देखिएगा आगे कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो हमेशा याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? बताइएगा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो हमेशा याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, हमेशा याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ था, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर देखिएगा आगे क्या करा है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल है जो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा? तो हमेशा याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, हमेशा याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट यहां पर देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो हमेशा याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से, हमेशा याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर क्या करा है कि भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ ये ध्यान दीजिएगा। पहला हुआ है 2 प्रकार से हुआ। देखिएगा भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ है पहला 2 प्रकार से हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार से हुआ है, आप लोग को पता होनी चाहिए। पहला हुआ देखिएगा, पहला का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक ठो हुआ है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है जो ब्रिटिश
क्राउन के अंतर्गत हुआ है। पहला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा किसके बीच हुआ, याद रखिएगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होने वाला संवैधानिक विकास। देखिएगा पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, याद रखिएगा 1773 में। दूसरा देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। आगे देखिएगा चार्टर एक्ट, याद रखिए चार्टर एक्ट आया था 1793 में। आगे यहां पर देखिएगा चार्टर एक्ट, फिर याद रखिएगा 1813 में भी चार्टर एक्ट आया था। आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या है जो आगे यहां पर देखिएगा, यहां पर आगे है कि फिर चार्टर एक्ट आया, याद रखिएगा 1833 में भी चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, आगे देखिएगा चार्टर एक्ट फिर आया था 1853 में। याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले सभी संवैधानिक विकास, होने वाले संवैधानिक विकास इधर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होने वाले संवैधानिक विकास। तो देखिएगा अब सबसे पहले आया था भारत शासन अधिनियम 1858 में, फिर दूसरा आया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। आगे देखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। आगे यहां पर देखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में भी आया था। आगे ध्यान दीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में भी आया था। आगे यहां पर देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आया था। और अंतिम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि कब आया था, 1947 में आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1947 में आया था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे यहां पर देखते हैं आगे क्या करा है जो आगे यहां पर है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सब प्रश्नों पर। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो हमेशा याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो हमेशा याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहां पर देखिएगा सब लोग। आगे है अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान है जो किस अधिनियम में किया गया था, तो हमेशा याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। आगे देखिएगा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे क्या है जो आगे यहां पर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन है जो किसके अंतर्गत किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसके अंतर्गत किया गया था। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था के अंतर्गत किया गया था। याद रखिएगा किसका गठन, तो याद रखिएगा संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था।
बताइएगा कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात से था? याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होनी चाहिए। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या सदस्य होनी चाहिए? याद रखना एक सदस्य होनी चाहिए, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या करा है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा हमेशा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था, यह हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे यहां पर देखिएगा, आगे क्या है जो यहां पर दिया हुआ है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में। देखिएगा इधर सदस्य का नाम दिया हुआ, इधर धारित विभाग का नाम दिया हुआ। पहला देखिएगा आप लोग जवाहरलाल नेहरू को याद रखिएगा राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में का विभाग ये दिया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। आगे देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद रखना खाद्य एवं कृषि विभाग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे यहाँ देखिएगा जॉन मथाई, याद रखिएगा जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया था। आगे देखिएगा जगजीवन राम, याद रखिएगा श्रम विभाग में दिया गया था। और आगे है सरदार बलदेव सिंह, याद रखिएगा रक्षा विभाग दिया गया था। और 7 नंबर है लियाकत अली खां, याद रखिएगा इसको वित्त विभाग दिया गया था। आगे देखिएगा सी राजगोपालाचारी को याद रखें शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था, ठीक है। तो यह हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे यहाँ पर है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा हमेशा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 के हुई थी। आगे देखिएगा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। हमेशा याद रखिएगा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? याद रखिएगा सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। आगे यहां पर देखिएगा कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे यहाँ पर देखिएगा कि संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर को। याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ पर आगे कह रहा है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो था संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइएगा भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हमेशा याद रखिएगा 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो हमेशा याद रखिएगा 11 अधिवेशन हुए थे, ये भी याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे कह रहा भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो हमेशा याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या कर रहा है जो आगे यहाँ पर कह रहा है कि
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? याद रखिएगा सर वी.एन. राव थे। याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? याद रखिएगा सर वी.एन. राव हो जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? बताइएगा, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया, याद रखिएगा हमेशा। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि एक प्रकार का अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, जो एक प्रकार का क्या थे? याद रखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है जो आगे यहाँ पर कह रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? बताइएगा, भारत का संविधान है जो कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। आगे यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान है जो पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा संविधान सभा क्या है? संविधान सभा, इसमें देखिएगा एक समरी के रूप में है। देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखिएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी, ये तो पता हो गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। याद रखिएगा संविधान निर्माण का प्रारंभ कब से हुआ था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 से हुआ था। 13 दिसंबर 1946 से हुआ था, और याद रखिएगा वो भी किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। याद रखिएगा। आगे देखिएगा आगे क्या करा जो आगे यहाँ पर देखिएगा, आगे यहाँ पर कह रहा है कि जिसे 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। याद रखिएगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया था उसको स्वीकार कब किया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है जो क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था, याद रखिएगा था। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः कब लागू किया गया था? याद रखिएगा लागू कब किया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अंगीकृत की बात किया जाए तो याद रखिएगा 26 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, नवंबर 1950 हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। याद रखिएगा 1949 हो जाएगा, ये अंतर देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताइएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है जो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था, याद रखिएगा। आगे कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? बताइएगा भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को।
हमेशा याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या करा है जो आगे यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे और याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है जो आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, पहला देखिएगा संघ शक्ति समिति। याद रखिएगा कौन थे? याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिएगा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या है जो आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। आगे है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे कि राज्यों के लिए समिति कौन है? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा सब लोग, यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। याद रखिएगा संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर पहला थे, दूसरा डॉक्टर के एम मुंशी थे, तीसरा हो जाएगा बी एल मित्र थे। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव हो गए थे, यानी कि बी एल मित्र के स्थान पर कौन बन गए थे? याद रखिएगा बाद में याद रखिएगा एन माधव राव बन गए थे। आगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद थे, सदुल्ला तथा डीपी खेतान थे। बाद में इनके स्थान पर कौन बन गए थे? टीटी कृष्णमाचारी बन गए थे। डीपी खेतान के बाद में याद रखिएगा टीटी कृष्णमाचारी बन गए थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग आगे क्या कर रहा है जो यहाँ पर आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा ने डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। याद रखिएगा संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। वो भी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। हमेशा याद रखिएगा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? याद रखिएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। याद रखिएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा 1947-50 में हुआ था। ठीक है, पहले इसे बंगाल प्रेसिडेंसी पहले किससे हुआ था? याद रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 47 में। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिएगा, दूसरा चैप्टर आ गया। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग देख चुके हैं,
पहला चैप्टर आप लोग देख लिए, दूसरा चैप्टर आ गया। दूसरा चैप्टर का नाम है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। इससे पहले कि क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक के रूप में दीजिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास जो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहां पर क्या करा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा रूस के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? तो हमेशा याद रखिएगा रूस के संविधान से लिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा जो, आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे यहां पर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया। हमेशा याद रखिएगा किस देश से लिया गया? तो याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है जो, आगे सभी लोग, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान है जो एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। याद रखिएगा भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान है जो अमेरिकी संविधान के क्या है? समतुल्य है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो, आगे यहां पर देखिएगा, आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। याद रखिएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। आगे ध्यान दीजिएगा, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखिएगा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिएगा कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है जो, आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा हमेशा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा हमेशा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? याद रखिएगा जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो हमेशा याद रखिएगा जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रावधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमेशा याद रखिएगा रूस के संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमेशा याद रखिएगा रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो, आगे यहां पर देखिएगा
आगे करा कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। किस देश के संविधान पर आधारित है? याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, जो आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? याद रखिएगा संयुक्त राज्य, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये आगे है कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, याद रखिएगा। इससे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, को किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर अथी करके देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। तो चलिए, इधर देश का नाम दिया हुआ है, इधर देश का नाम दिया हुआ, इधर प्रावधान इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? याद रखिएगा प्रस्तावना के शब्द लिया गया है, जिसे हम भारत के लोग हुआ, ये कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। दूसरा हो गया मूल अधिकार लिया गया है। तीसरा लिया गया है, याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। चौथा की बात किया जाए तो याद रखिएगा न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, प्रणाली लिया गया है। पांचवा की बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया लिया गया है। छठे की बात किया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। सातवां की बात किया जाए जनहित याचिका लिया गया है। आठवां की बात किया जाए उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और नौवां की बात किया जाए यथोचित विधि प्रक्रिया लिया गया, यथोचित विधि प्रक्रिया लिया गया। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिएगा अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया ये देखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटेन से देखिएगा पहला लिया गया है विधि का शासन, कहां से लिया गया? याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा की बात किया जाए संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और तीसरा एकल नागरिकता, याद रखिए एकल नागरिकता भी लिया गया है। चौथा की बात किया जाए द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया? याद रखिएगा ब्रिटेन से ही लिया गया है। पांचवा की बात किया जाए विधि निर्माण प्रक्रिया, याद रखिएगा विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। छठा की बात किया जाए सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। सातवां की बात किया जाए विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका ब्रिटेन से लिया गया है। आठवां की बात किया जाए संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? पहला लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे पहले याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग क्या लगेगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग, आगे क्या करा जो आगे देखिएगा कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये देखते हैं। पहला देखिएगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। दूसरा देखिएगा शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। तीसरा की बात किया जाए केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, याद रखिएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। पांचवा की बात किया जाए संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा से लिया गया है। आगे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पहला लिया गया संवर्ती सूची, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है संवर्ती सूची। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रस्तावना की भाषा है जो कहां से लिया गया है, ये देखिएगा कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये देखते हैं।
आयरलैंड के संविधान से। पहला लिया गया है, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। बोला जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा की बात किया जाए, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा, फ्रांस के संविधान से कौन कौन क्या क्या लिया गया है। पहला देखिएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया है। दूसरा देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया है। आगे से लोग देखिएगा, रूस से क्या लिया गया है। पहला लिया गया, याद रखिएगा मूल कर्तव्य, रूस से पहला मूल कर्तव्य लिया गया है। दूसरा की बात किया जाए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का परामर्श भी लिया गया है। किससे, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, एक देखते हैं। देखिएगा, जर्मनी से लिया गया है, पहला लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। आगे देखिएगा, जापान से क्या क्या लिया गया है, याद रखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या करा है जो, तो चलिए आगे देखिएगा, आप लोग को यानी कि 2 टॉपिक खत्म हो गया, पॉलिटी में 2 टॉपिक खत्म हो गया। तीसरा टॉपिक का नाम आ गया, देखिएगा तीसरा टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा भारतीय संविधान की भाग। ठीक है, देखिएगा भाग बैन में क्या है, याद रखिएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग वन में क्या है, याद रखिएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात किया जाए, याद रखिएगा 1 से 4 हो जाएगा। पहले ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भाग कितना होता है, भाग कितना है भारतीय संविधान में, याद रखिएगा 22 भाग है। अनुच्छेद की बात किया जाए, तो याद रखिएगा अनुच्छेद हो जाएगा 395 अनुच्छेद हो जाएगा। लेकिन ये मूल संविधान में है, याद रखिएगा मूल संविधान की बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो अनुच्छेद है, याद रखिएगा 450 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, 450 से प्लस हो जाएगा। भाग भी हो जाएगा, याद रखिएगा भाग भी लगभग 25 हो जाएगा, 25 लगभग लमसम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आप लोग को पता हो गया। चलिए देखिएगा, शुरू करते हैं। भाग वन में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, याद रखिएगा अनुच्छेद की बात किया जाए 1 से 4 हो जाएगा। भाग 2 को देखिएगा, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, याद रखिएगा 5 से 11 हो जाएगा। आगे देखिएगा भाग 3 में मूल अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। भाग देखिएगा 4, याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा भाग 4 में है, 36 से 51 हो जाएगा। आगे देखिएगा भाग 4 के क हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 के क में बताइएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा, 51 के क से लेके 51 के ए हो जाएगा, या इसी को ए बोलते हैं, 51 के क या ए इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए 5वां होगा भाग 5, याद रखिएगा संघ हो जाएगा 52 से 151 तक, याद रखिएगा 52 से 151 तक हो जाएगा। आगे देखिएगा भाग 6 राज हो जाएगा, याद रखिए 152 से 237 तक हो जाएगा। आगे देखिए भाग 7, पहले अनुसूची में भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया था, याद रखिएगा 238 को निरस्त किया गया था, किसमें, याद रखिएगा भाग 7 में निरस्त किया गया था। ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है जो भाग 8 से देखते हैं। भाग 8 में क्या है देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 239 से 242। आगे देखिएगा भाग 9 पंचायतें के बारे में वर्णन है, याद रखिएगा 243 से 243 न तक। आगे देखिएगा भाग 9 के क में हो जाएगा नगर पालिकाएं, याद रखिएगा नगर पालिकाएं हो जाएंगे 243 से लेकर 243 या 6 तक। आगे देखिएगा भाग 9 के ख में हो जाएगा सहकारी समितियां,
याद रखिएगा 243 या ज से लेकर 243 या न तक। आगे देखिएगा भाग 10 में हो जाएगा अनुसूची और जनजातियां क्षेत्र। याद रखिएगा अनुच्छेद की बात किया जाए 244 से 244 का तक हो जाएगा। आगे देखिएगा भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध हो जाएगा। याद रखिएगा 245 से 263 तक। आगे ध्यान दीजिएगा भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और बाद हो जाएगा। याद रखिएगा 264 से 300 तक। आगे ध्यान दीजिएगा भाग 13 में क्या हो जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम हो जाएगा। 301 से 307 तक हो जाएगा अनुच्छेद। आगे देखिएगा भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हो जाएगा। तो याद रखिएगा 308 से 323 तक। आगे ध्यान दीजिएगा यानी कि भाग 14 के ए में क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। याद रखिएगा 332 के क से लेकर 323 के क से लेकर 323 के ख तक हो जाएगा। आगे देखिएगा भाग 15 निर्वाचन हो जाएगा। याद रखिएगा 324 से 329 के क तक हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा 16 हो जाएगा भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियां हो गया, अनुसूचित जातियों हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां हो जाएगा, पिछड़े वर्गों हो जाएगा एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध हो जाएगा। याद रखें 330 से 342 हो जाएगा। भाग कितना हो जाएगा, 16 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहाँ पर देखिएगा आगे है भाग 17 की बात किया जाए, राज्यसभा के बारे में वर्णन है। याद रखिएगा 343 से 351 तक हो जाएगा। और भाग 18 हो जाएगा आपात उपबंध हो जाएगा, 352 से 360 हो जाएगा। भाग 19 हो जाएगा परिकीर्णन हो जाएगा। याद रखिए 361 से 367 हो जाएगा। भाग 20 हो जाएगा संविधान के संशोधन हो जाएगा। ठीक है, 368 हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा भाग 21 हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हो जाएगा, जो कि भाग में हो जाएगा भाग 369 से 392 में हो जाएगा। भाग 22 हो जाएगा जो कि जिसमें संक्षिप्त नाम है प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। याद रखें अनुच्छेद की बात किया जाए 393 से 395 हो जाएगा। ठीक है, आगे अंतिम पॉइंट देखिएगा भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय वन संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। याद रखिएगा बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास क्या हो गया, एंड हो गया। क्लास क्या हो गया, एंड हो गया, आप लोग को पता होनी चाहिए। क्लास समाप्त हो गया। तो बताइएगा आप लोग की क्लास कैसा लगा। ये पॉलिटी की क्लास 1 था। याद रखिए क्लास 1 था। ठीक है, पॉलिटी की क्लास 1 था। याद रखिएगा पॉलिटी की क्लास क्या था, 1 था, हमेशा याद रखिएगा। और ये पॉलिटी की क्लास 1 में आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, और सेशन को लाइक आप लोग किए हैं कि नहीं, जो बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जरूर ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।